प्रिय छात्र छात्राओं, सने भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज़ अहमद सिद्दीकी, सहायक परचार्ज, मनोविज्ञान विभाग, एसवीपी महाविद्यालय भभुआ, आज सीबीएसई और बीएसईबी के इंटरमीडिएट 12वीं के वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए अध्याय 7 के टॉपिक सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस अर्थात सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम शीर्षक पाठ से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों को बतलाने जा रहा हूं। वैकल्पिक उत्तर क्रमशः ए, बी, सी तथा डी के रूप में होंगे। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी परीक्षार्थियों एवं छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मनोविज्ञान विषय से संबंधित पाठ सबसे पहले आपको आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज के पाठ का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है, परिवार यानी फैमिली इनमें किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? वैकल्पिक उत्तर ए, प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप। वैकल्पिक उत्तर बी, द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप। वैकल्पिक उत्तर सी, संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। और डी, इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, प्राथमिक समूह, यानी जो परिवार होता है ये प्राथमिक समूह का एक उदाहरण होगा। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, विश्वविद्यालय तथा बैंक आदि किस प्रकार के समूह के उदाहरण हैं? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए कि विश्वविद्यालय तथा बैंक आदि किस समूह के उदाहरण हैं? वैकल्पिक उत्तर ए, औपचारिक समूह, फॉर्मल ग्रुप। बी, अनौपचारिक समूह, इनफॉर्मल ग्रुप। सी, संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। और डी, प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, औपचारिक समूह, यानी विश्वविद्यालय, बैंक आदि जो हैं ये औपचारिक समूह के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, किसी विद्यार्थी को महाविद्यालय या विद्यालय में एक निर्धारित ड्रेस में जाना इनमें किसका उदाहरण है? वैकल्पिक उत्तर ए, अनुरूपता का यानी कॉन्फॉर्मिटी का। बी, अनुपालन का यानी कंप्लायंस का। वैकल्पिक उत्तर सी, आज्ञा पालन यानी ओबीडियंस का। और डी, इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, अनुरूपता का। अगला प्रश्न, एक समूह या सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए कि एक समूह या सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? वैकल्पिक उत्तर ए, 2। वैकल्पिक उत्तर बी, 3। वैकल्पिक उत्तर सी, 4। और वैकल्पिक उत्तर डी, अनगिनत। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, यानी 2। कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए किसी समूह या सामाजिक समूह के निर्माण के लिए। अगला प्रश्न, इनमें कौन समूह के प्रकारों में सम्मिलित है? परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षार्थी और छात्र छात्राएं इस प्रश्न के उत्तर पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। प्रश्न को एक बार फिर दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन समूह के प्रकारों में सम्मिलित है?
वैकल्पिक उत्तर ए प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। वैकल्पिक उत्तर बी औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। और वैकल्पिक उत्तर सी अंतः समूह और बाह्य समूह यानी इन ग्रुप और आउट ग्रुप। और डी वैकल्पिक उत्तर है इनमें सभी। तो इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में एक व्यक्ति के कार्य स्तर में सुधार करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षार्थी और छात्र छात्राएं इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान से सुनेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में एक व्यक्ति के कार्य स्तर में सुधार करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। वैकल्पिक उत्तर ए सामाजिक सरलीकरण या सुगमीकरण सोशल फैसिलिटेशन, बी सामाजिक श्रमावनयन यानी सोशल लोफिंग। वैकल्पिक उत्तर सी समूह ध्रुवीकरण यानी ग्रुप पोलराइजेशन। और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ये सामाजिक सरलीकरण या सामाजिक सुगमीकरण। अगला प्रश्न, जब किसी समूह के सदस्यों की मनोवृत्ति या झुकाव समूह परिचर्चा से और भी अधिक मजबूत हो जाती है तो उसमें इस मजबूती को क्या कहा जाएगा। वैकल्पिक उत्तर ए आज्ञा पालन, बी समूह ध्रुवीकरण, सी अनुरूपता और डी सामाजिक सरलीकरण। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा समूह ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति अकेले की अपेक्षा किसी समूह में कार्य करता है तो उसकी अभिप्रेरणा तथा प्रयास में कमी होती है। इस घटना को क्या कहा जाएगा। वैकल्पिक उत्तर ए समरूपता, बी समूह प्रभाव, सी सामाजिक श्रमावनयन यानी सोशल लोफिंग और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, जिसको कि सामाजिक श्रमावनयन या सोशल लोफिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, एकांकी परिवार की संरचना इनमें कैसी होती है। इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है सरल, बी जटिल, सी बिखरा हुआ परिवार और डी घनिष्ठता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी घनिष्ठता। और अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, जिस समूह का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर सबसे अधिक पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, जिस समूह का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर सबसे अधिक पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। वैकल्पिक उत्तर ए प्राथमिक समूह, बी द्वितीयक समूह, सी संदर्भ समूह और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, यानी उसे हम संदर्भ समूह कहेंगे। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, दूसरों की उपस्थिति में अपने निष्पादन यानी परफॉर्मेंस में सुधार करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं कि दूसरों की उपस्थिति में अपने निष्पादन यानी परफॉर्मेंस में सुधार करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। वैकल्पिक उत्तर ए आज्ञा पालन, बी सामाजिक सरलीकरण, सी अनुरूपता और डी सामाजिक श्रमावनयन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी सामाजिक सरलीकरण। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, और यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है,
समूह ध्रुवीकरण ग्रुप पोलराइजेशन के संप्रत्यय को किसने विकसित किया था? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। समूह ध्रुवीकरण यानी ग्रुप पोलराइजेशन के संप्रत्यय को किसने विकसित किया था? वैकल्पिक उत्तर ए मर्फी, बी मैकडूगल, सी मोस्कोविसी एवं फ्रेजर और डी मूलर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी मोस्कोविसी एवं फ्रेजर। इन लोगों ने समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय को विकसित किया था। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। एक शिक्षक द्वारा अपने छात्र को पानी लाने का आदेश देना इनमें किसका उदाहरण होगा? प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसे नए अंदाज में आपके सामने मैं लाया हूँ। ये प्रश्न को आप ध्यान से सुनेंगे और इस प्रश्न के उत्तर को भी हमेशा के लिए याद रखेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। एक शिक्षक द्वारा अपने छात्र को पानी लाने का आदेश देना इनमें किसका उदाहरण है? ए वैकल्पिक उत्तर है आज्ञा पालन, बी अनुरूपता, सी अनुपालन और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए आज्ञा पालन। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां इनमें से किससे संबंधित हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के किसी भी एक पार्ट को प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां इनमें किससे संबंधित हैं? वैकल्पिक उत्तर ए अनुपालन से, बी अनुरूपता से, सी आज्ञा पालन से और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अनुपालन से। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के अनुरोध अथवा निवेदन के अनुसार व्यवहार करना इनमें क्या कहलाएगा? परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न के प्रवृत्ति को, इस प्रश्न के नज़ाकत को समझते हुए छात्र छात्राएं इस प्रश्न के उत्तर को याद रखेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के अनुरोध या निवेदन के अनुसार व्यवहार करना इनमें क्या कहलाएगा? वैकल्पिक उत्तर ए अनुरूपता, बी अनुपालन, सी आज्ञा पालन और डी समूह ध्रुवीकरण। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी अनुपालन। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। हम समूह बी ग्रुप का संबंध इनमें किससे है? वैकल्पिक उत्तर ए अंतः समूह इन ग्रुप से, बी बाह्य समूह आउट ग्रुप से, सी औपचारिक समूह फॉर्मल ग्रुप से और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अंतः समूह या इन ग्रुप से वी ग्रुप का संबंध या हम समूह का संबंध होता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। इनमें किसने समूह को प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में विभाजित किया था? परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। छात्र छात्राएं इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान से सुनेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें किसने समूह को प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में विभाजित किया था? वैकल्पिक उत्तर ए फ्रेजर ने, बी कूले ने, सी मैस्कोविसी ने और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी यानी कूले ने प्राथमिक और द्वितीयक समूह को 1909 में प्रस्तुत किया था और बताया था कि समूह के दो प्रकार होते हैं जो क्रमशः प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह या गौण समूह के नाम से जाने जाते हैं। अब आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी
इनमें किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। राजनीतिक दल इनमें किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? वैकल्पिक उत्तर ए प्राथमिक समूह, वैकल्पिक उत्तर बी द्वितीयक या गौण समूह, वैकल्पिक उत्तर सी बाह्य समूह और वैकल्पिक उत्तर डी संदर्भ समूह। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी द्वितीयक या गौण समूह। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, इनमें किसका अध्ययन सामाजिक सरलीकरण के संबंध में प्रसिद्धि पाई है? प्रश्न थोड़ा विचित्र लेकिन काफी महत्वपूर्ण, इसलिए छात्र छात्राएं इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान रखेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें किसका अध्ययन सामाजिक सरलीकरण के संबंध में प्रसिद्धि पाई है? वैकल्पिक उत्तर ए कूले, वैकल्पिक उत्तर बी आलपोर्ट, वैकल्पिक उत्तर सी फ्रेजर और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी आलपोर्ट का अध्ययन। आलपोर्ट ने 1924 में इस संबंध में अध्ययन किया था जो काफी प्रसिद्धि पाई थी। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, इसमें किसने स्वचालित प्रभाव ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट के सहारे समूह में मानक का विकास तथा अनुरूपता का अध्ययन किया था? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें किसने स्वचालित प्रभाव यानी ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट के सहारे समूह में मानक का विकास तथा अनुरूपता का अध्ययन किया था? वैकल्पिक उत्तर ए कूले, बी फ्रेजर, सी शेरिफ और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी शेरिफ। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, इनमें कौन अनुपालन की प्रविधियों में सम्मिलित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए चाटुकारिता, बी पारस्परिकता, सी समूह सोच और डी बहु अनुरोध। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी समूह सोच। ये अनुपालन की प्रविधियों में सम्मिलित नहीं है। अनुपालन की प्रविधियों के अंतर्गत चाटुकारिता, पारस्परिकता और बहु अनुरोध का अध्ययन किया जाता है। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों और छात्र छात्राओं के लिए, प्रश्न इस प्रकार है। वे लोग जो अधिकार संपन्न होते हैं उनके अनुरोध को स्वीकृत करने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए कि वे लोग जो अधिकार संपन्न होते हैं उनके अनुरोध को स्वीकृत करने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? वैकल्पिक उत्तर ए अनुपालन, बी आज्ञा पालन, सी समरूपता और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी आज्ञा पालन। अब आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आज के पाठ से आप सभी छात्र छात्राएं और परीक्षार्थी लाभान्वित हुए होंगे। आज का पाठ आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।